अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अंतर्गत अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले हमें जिनको पढ़ना है वो है रिकार्डो, फिर है कैल्डोर, फिर है कैलकी। इस वीडियो में हम रिकार्डो के अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिकार्डो के डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के एग्जेप्शंस क्या थे? उन्होंने माना था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता है कि मान लीजिए दो कमोडिटी का आप कंजप्शन करते हैं, एक्स और वाई। तो पहली बार जब कोई आप वस्तु खाएंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन पावर जो रहेगा वो काफ़ी अधिक रहेगा, पर कुछ समय बाद आपको फिर से वही वस्तु खिला दी जाए तो उसका सेटिस्फेक्शन पावर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसको एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए रसगुल्ले की मिठाई है, रसगुल्ला है, एक रसगुल्ला खाया आपने, बहुत आनंद आएगा आपको, फिर तुरंत दूसरा रसगुल्ला खा लें आप, तीसरा खा लें आप, चौथा खा लें आप, पांचवा खा लें आप, ऐसे ऐसे 10 के लें, 10 रसगुल्ले खा लें। हर बार जब आप रसगुल्ला खा रहे हैं उसकी जो सेटिस्फैक्शन पावर है वो पहले वाली यूनिट यानी मार्जिनल यूटिलिटी को ये कम कर देता है उसकी अपेक्षा जो उसके पहले लड्डू या रसगुल्ला खाया था। तो यहाँ पे रिकार्डो कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट होती है एग्रीकल्चर में। कैसे होता है? जब लेबर बढ़ते हैं, जब एग्रीकल्चर में ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय कर दिया जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि जो उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये दोनों घटने लगते हैं। आपने टर्म सुना होगा डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, उनका एग्रीकल्चर में होना ना होना एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं करता है। मान लीजिए एक लैंड 5 टन कॉर्न प्रोड्यूस करती है, उसकी क्षमता इतनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 लेबर और बढ़ा दें तो उसमें 10 टन होने लगेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, आपको लेबर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने वहाँ पे लगाया है जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी उस फील्ड में। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इनका जो एग्जेप्शन है रिकार्डियन थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये कहते हैं कि जो मैंने थ्योरी मानी है वो माल्थ्यूशियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन को होल्ड करती है। अब माल्थ्यूशियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन क्या थी? माल्थ्यूशियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन ये थी कि अगर वेज रेट बढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा हो जाए सब्सिस्टेंस लेवल से, यानी कि जितना आपकी आवश्यकता है खाने पीने के लिए, जितने में आप जी सकें, उससे ज़्यादा अगर आपको पैसा मिल रहा है तो क्या होगा? तो लॉन्ग रन में ये वेज रेट सब्सिस्टेंस रेट के बराबर आ जाएगा। ये अलग बात है। पर जब वेज रेट ज़्यादा है
इन कंपेरिजन टू सब्सिस्टेंस वेज। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग पॉपुलेशन की कमी देखने को मिलती है। माल्थ्यूशन लॉ ऑफ पॉपुलेशन के तहत ऐसा देखने को मिलता है कि अगर सब्सिस्टेंस वेज से ज़्यादा अगर पैसा मिले, उनको वेज मिले, तो पॉपुलेशन में गिरावट आती है। पॉपुलेशन में गिरावट आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये ऊपर जाती है। इससे क्या होता है कि लॉन्ग रन में ऐसी स्थिति आती है कि वेज रेट पुनः सबसिस्टेंस रेट के बराबर हो जाती है। आगे कहते हैं ये बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे होगा इसकी बात करते हैं। क्या कहते हैं इसमें, ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रॉफिट है ये काफ़ी आवश्यक है कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए। कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रॉफिट। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, अगर आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने आपने इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, आप जहाँ थे वहीं पे। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तब तक आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए एग्रीकल्चर में ये आवश्यक है कि प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट अगर होगा तो कैपिटल एक्यूमुलेट होंगे, और कैपिटल एक्यूमुलेट जब होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि कैपिटल एक्यूमुलेट हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा। कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब क्या, सेविंग हुई। सेविंग को आपने किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में डाला, इन्वेस्टमेंट में आप डालेंगे तो ग्रोथ होगा, और अगर पूरे एक देश के लिए ले जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। स्टैटिक टेक्नोलॉजी की बात की है इन्होंने। स्टैटिक टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ खास नहीं है। कैपिटल को इन्होंने टेक्नोलॉजी को इन्होंने कांस्टेंट मान लिया है। टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लिया है, मतलब ये मान लीजिए खेत है, इसमें लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, जोतने में, बोने में, काटने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ना कि थ्रेसर या ट्रैक्टर लेके आ जाए। इनका सबका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेबर है, लेबर ही सारे काम देखेगा। यही है स्टैटिक टेक्नोलॉजी। लास्ट में ये बात करते हैं फुल इंटरसेक्टरल कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी। अब यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि आखिर है क्या ये। एक टर्म यहाँ पे है फुल इंटरसेक्टोरल। फुल इंटरसेक्टोरल मतलब है यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्री से, और दूसरा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से। यहाँ पे जो कैपिटल और लेबर है एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्री के, इनमें आसानी से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मोबिलिटी एकदम फ्री है, आ जा सकते हैं। इंटरसेक्टोरल मतलब दो सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर है, एक इंडस्ट्री है, और दोनों में हो रहा है कैपिटल और लेबर की मोबिलिटी। रिकार्डो ने अपने मॉडल को बनाने के लिए दो चीज़ें अज्यूम की हैं। क्या है वो, उन्होंने माना है कि दो सेक्टर है, जैसे मैंने कहा कि फुल इंटरसेक्टोरल कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी। तो वहाँ पे दो सेक्टर क्या थे, वो थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। जो आउटपुट है एग्रीकल्चर में वो कौन है, क्या है, आउटपुट जो है एग्रीकल्चर में वो कौन है, और वेजेस जो मिलते हैं एग्रीकल्चर में वो भी कौन है। मतलब कि आउटपुट और वेज ये दोनों क्या है, कौन है। आगे क्या इनके मॉडल में माना गया है, जो आउटपुट है इंडस्ट्री में वो मनी गुड है, मतलब मनी पे आप खरीद सकते हैं जो उनका आउटपुट होगा। पर जो वो वेजेस देते हैं
जो वेजेस देते हैं अपनी इंडस्ट्री में, वो कौन होता है? क्या होता है? कौन होता है जो वेजेस वो देते हैं। अब हम आ गए हैं मेन टॉपिक पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन किसका किया जाता है? हमको पढ़ना था केल्डोर, कैल्की और रिकार्डो। रिकार्डो ने डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का किया है? राष्ट्रीय आय का किया है। राष्ट्रीय आय को इन्होंने 3 चीज़ों में बांटा है। रेंट में, प्रॉफिट में, यहाँ पे पाई का यूज़ प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, और वेजेस के लिए। वेजेस के लिए मैं डब्ल्यू यूज़ कर रहा हूँ, और रेंट के लिए मैं आर का इस्तेमाल करूँगा। तो इतना यूज हो रहा है, इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमी में। अब इस फिगर में भी देख लेते हैं आखिर कौन सा हिस्सा क्या बताता है। ये इतना हिस्सा रेंट बताता है, ये इतना हिस्सा वेज बता रहा है, और ये बीच वाला हिस्सा जो है ये बता रहा है प्रॉफिट के बारे में। चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, राष्ट्रीय आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किन फैक्टर से तय होता है और कैसे तय होता है। रिकार्डो ने 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है मार्जिनल प्रिंसिपल, जिससे हम रेंट का पता करेंगे, और दूसरा तरीका है सरप्लस प्रिंसिपल। सरप्लस प्रिंसिपल से हम तय करेंगे वेजेस। फिगर में आप अगर देखें, अगर आपको फिगर साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो निचला वाला हिस्सा है, यानी हॉरिजेंटल लाइन पे हमने लेवल लिया है, और वर्टिकल लाइन पे हमने कॉर्न लिया है। और ध्यान से देखिए नीचे वाले हिस्से पे ओ से लेके एम तक, ओ से लेके एम तक यानी ओ एम। ओ एम हमारा लेबर है जिसको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, इतने लेबर काम पे हैं। और ये जो ओ डब्ल्यू है वर्टिकल लाइन पे, ये हमारा सब्सिस्टेंस वेज है। ओ एम हमारा लेबर है और ओ डब्ल्यू हमारा सब्सिस्टेंस वेज है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? चलिए आ जाते हैं हम मार्जिनल प्रिंसिपल से। मार्जिनल प्रिंसिपल से हमने क्या कहा था निकालने को? रेंट। कैसे निकालेंगे? तो रिकार्डो कहते हैं कि रेंट आप जितना एग्रीगेट प्रोड्यूस हुआ है उसमें में से जितना कॉस्ट लगा है प्रोडक्शन का, उसको घटा दीजिए, आपका रेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? चलिए यहाँ पे फिगर में देखते हैं। ये इतने लेबर लगे हुए हैं, ओएम मात्रा में लेबर लगे हुए हैं, और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो है एम आर, यानी कि ओ क्यू। ओ क्यू उनकी प्रोडक्टिविटी है, ओ एम उनकी संख्या है। तो टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन क्या हो गया? ओ एम इंटू इंटू कुछ भी लिख दीजिए आप, ओ क्यू लिख दीजिए या फिर एम आर लिख दीजिए। एम आर लिख देता हूँ मैं। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है ओ एम आर क्यू। ओ एम आर क्यू के बराबर है, यानी कि जो हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना हो रहा है, ओ एम आर क्यू के बराबर। हमें एक चीज़ पता चल गई कि एग्रीगेट एग्रीगेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एग्रीगेट प्रोडक्शन हमारा ओ एम आर क्यू हो रहा है। रेंट निकालने के लिए पहली चीज़ जो जाननी थी हमें, वो हमको पता चल गई। दूसरी चीज़ जो हमें जाननी है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना कॉस्ट लगा प्रोडक्शन में?
तो वो हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट पता करके कि आखिरकार मार्जिनल कॉस्ट लग कितना रहा है प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में। तो हमको कैसे मिलेगा? यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो है ओपी। अगर मार्जिनल कॉस्ट ओपी आ रहा है प्रोडक्शन का और लेबर जितने लगे हुए ओएम, तो टोटल कॉस्ट कितना लगा? तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा ओएम इंटू ओपी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? ओ एम आर क्यू, ओ एम, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, कितना हो जाएगा? ओ एम टी पी। ये एरिया पूरा हो जाएगा कितना कॉस्ट लगा है प्रोडक्शन में, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर है। ओ एम टी पी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर है। हमको ये भी पता चल गया कि एग्रीगेट कितना है, हमको ये पता चल गया कि कॉस्ट कितना लग रहा है। अब हमें निकालना है रेंट, तो रेंट हो जाएगा एग्रीगेट प्रोडक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ओ एम आर पी माइनस आर क्यू है एक्चुअली, ओ एम टी पी। इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो होगा टी आर क्यू पी। टी आर क्यू पी यानी कि ये एरिया हमारा रेंट है। तो इस प्रकार से हमने मार्जिनल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए रेंट निकाल लिया। रिकार्डो ने कहा है कि मार्जिनल प्रिंसिपल का इस्तेमाल आप रेंट निकालने के लिए हम कर सकते हैं, और सरप्लस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या निकालने के लिए? हम इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये भी तो दिक्कत है। प्रॉफिट कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो जो लेबर को वेज दिया गया है वो निकाल दीजिए, जितना आपके पास बचा हुआ है इतना हमने रेंट में दे दिया। अब बचा वाला हिस्सा कितना रहेगा हमारे पास? बचा वाला हिस्सा ये रहेगा। अब इसमें वैसे हमको क्या निकाल देना है? लेबर का वेज। हमको पता है कि ओ एम एम्प्लॉयड है और सब्सिस्टेंस वेज यानी लेबर का वेज जो है ओ डब्ल्यू है, यानी का लेबर वेज क्या हो गया? टोटल लेबर वेज क्या हो गया? ओ एम एल डब्ल्यू। ओ एम डब्ल्यू, ओ एम डब्ल्यू ओ एम डब्ल्यू, ओ एम एल डब्ल्यू, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लेबर का वेज है। इतना लेबर को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कॉर्न मिल रहा है। लेबर को इतने हिस्से का इतना कॉर्न दे दिया गया। और जो बचा यानी कि डब्ल्यू एल टी पी, डब्ल्यू एल टी पी ये क्या है? ये है प्रॉफिट। तो रेसिडुअल हमारा इतना था, इसमें में से हमने लेबर को उसके पैसे दे दिए। लेबर को पैसे देने के बाद हमारे पास ये इलाका बचा जो कि हमारा प्रॉफिट हो गया। ये थी मेन थ्योरी रिकार्डो की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता था राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो रिकार्डो के द्वारा दी गई थी। और किस प्रकार उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया रेंट में, फिर वेजेस में, फिर प्रॉफिट में, इसको हमने देखा। अब इससे जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हैं जिनको देख लेते हैं।
इससे एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन, रिकार्डो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बढ़ता है जैसे जैसे कैपिटल एक्यूमुलेट होते हैं, रिकार्डो कहते हैं। यानी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कैपिटल एक्यूमुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन डिक्रीज़ होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डिक्रीज़ होगा, ऐसा रिकार्डो का मानना है। अब आ जाते हैं हम एक और प्रमुख टॉपिक पे जो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू सेक्टर हमने माना था। तो हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का लिंकेज के बारे में। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिंकेज के बारे में। पहली चीज़ क्या है इन दोनों में कॉमन, कि जो वेज है, वेज वेज क्या था दोनों में? कॉर्न था। दोनों में वेज कॉर्न था, यानी इनपुट। और प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट रिटर्न है, प्रॉफिट रिटर्न है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन वेज ये क्या है? रेट ऑफ प्रॉफिट को बताता है, रेट ऑफ प्रॉफिट को दर्शाता है। तो अगर हमको रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, तो उसकी प्रॉफिट ले लीजिए अपॉन वेज, यानी कौन से जो सब्सिस्टेंस है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि इन एग्रीकल्चर में इनपुट और आउटपुट सेम है, पर इंडस्ट्री में इनपुट तो सेम है कौन, पर आउटपुट क्या है? मनी गुड है। क्या है? मनी गुड है। तो ये बताना चाहते हैं कि अगर मनी में कोई चेंजेस आता है, मनी में कोई चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। पर हाँ, क्योंकि कॉर्न में वेजेस दिए जा रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई चेंज आया, वेज में चेंज आया, आउटपुट में चेंज आया, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ये एक लिंकेज हो गया।